अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ज़ेरे बहस। मैं हूं फैसल अब्बासी, साथी एंकर ज़ौक अहमद। ये प्रोग्राम होस्ट किया करते हैं। ज़ाती मसरूफियात के बायस आज वो प्रोग्राम में मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे हैं। मेरा और आपका साथ रहेगा इस प्रोग्राम में। आज के दिन हमें ज्वाइन कर रहे हैं नजमुल साकिब साहब, सीनियर तजियाकार हैं, सफारतकार हैं। बहुत शुक्रिया नजमुल साकिब साहब आपका। राव खालिद साहब एडिटर हैं 92 न्यूज़ इस्लामाबाद के, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राव साहब आपका शुक्रिया। साकिब बशीर साहब सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, 92 न्यूज़ के तजियाकार हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में 3 बुनियादी निकात हैं जिन पे हम बात करेंगे। एक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कोशिशें कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो हार्ड लाइनर्स हैं उनकी बालादस्ती है। और गुज़श्ता रोज़ जो डेवलपमेंट हुई थी उसके मुताबिक अली अमीन गंडापुर को KPK की सदारत से हटा दिया गया था और जुनैद अकबर को सदर लगाया गया था। साथ ही साथ जो आलिया हमज़ा हैं उनका नाम भी अब सामने आ रहा है कि पंजाब की सदारत के लिए। जो सलमान अकरम राजा हैं उनको टास्क सौंपा गया है कि वो पार्टी को रीस्ट्रक्चर करें। और ये बज़ाहिर वो शख्सियात हैं कि जिनके बारे में इंप्रेशन ये है कि हार्ड लाइनर हैं। जुनैद अकबर भी जो 9 मई के इल्ज़ामात हैं उसमें पुलिस कस्टडी में रहे हैं, आलिया हमज़ा भी, उन पे भी इल्ज़ामात हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक तरफ अपनी पार्टी इनलाइन कर रही है और दूसरी जानिब जो इत्तेहादी जमातें हैं अपोजिशन की, उनके साथ एक नया अलायंस बनाने की भी कोशिश कर रही है। इस ज़िम्न में मौलाना फजलुर रहमान से भी रब्ता किया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी के साथ भी एक मीटिंग हुई है और बाकी जो दीगर जमातें हैं कुछ पहले से इनके साथ मौजूद हैं। सो अब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की तैयारियां हो रही हैं। क्या ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस कारगर होगा? क्या ये जो इत्तेहाद बन रहा है ये यकसू होगा, या फिर हमने जो रिसेंट पास्ट में देखा कि एक टाइम में मौलाना के साथ PTI की कुर्बतें बहुत बढ़ गई थी, फिर बीच में दूरियां भी आ गईं। सो ये आँख मचोली चलती रहेगी। इन मामलात पे बात करेंगे। ट्रंप पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है या नहीं, ये भी आज के प्रोग्राम का एक नुक्ता है जिस पे प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। और पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ाने के लिए बिल्कुल यकसू हो गए। इत्तफाक भी है और इत्तेहाद भी है। आवाम के मसाइल पे भी क्या ये इत्तफाक इत्तेहाद होगा, तमाम मामलात पे बात करेंगे। नजमुल साकिब साहब, इत्तेहाद बन रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बज़ाहिर 2 अप्रोचेज़ हैं। एक तो अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और दूसरी अप्रोच ये है कि इत्तेहाद बनाए जाएँ और फिर उस इत्तेहाद के ज़रिए हुकूमत को टफ़ टाइम दिया जाए। तो आप समझते हैं ये इत्तेहाद बनेगा, और अगर बनेगा तो पायदार होगा, और इतना पायदार होगा कि हुकूमत वाकई इसकी वजह से मुश्किल में होगी? पहले तो इसके बनने की ही बात है फैसल मियाँ, बनेगा भी कि नहीं, बाद में कि कामयाब होगा वो तो बाद की बात है। लेकिन खाकान अब्बासी साहब को ज़रा फोकस करके देखिएगा इसमें। अगर खाकान अब्बासी साहब इसमें शामिल हो जाते हैं और उनकी अवाम पाकिस्तान पार्टी कहती है कि हाँ ठीक है, तो फिर टर्म्स एंड कंडीशंस में हम देखेंगे कि बुनियादी तौर पे जो खाकान अब्बासी साहब आज तक कहते आए हैं, नजमुल साकिब साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब चलती है। और फिर PTI शाहिद खाकान अब्बासी साहब को तो गुजरे भी बहुत टाइम हो गया। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ यार, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, शाहिद खाकान अब्बासी की। वो तो जो दूसरे अब्बासी साहब हैं, वो तो मुझे याद है वो जो एक OJD कैंप का वाक़या पेश आया था जी, उसमें वो वफ़ात पा गए थे। देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को देखिएगा, उन पे फोकस करें। उसके बाद ये है कि PTI ने चूँकि सारे कार्ड्स देख लिए हैं और उनको कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो उनकी जो इंटरेस्ट्स हैं वो इसमें हो सकता है कि वो हों कि बजाय इसके कि दोबारा एहतजाज की तरफ जाएं। और अब ये कि बिलावल साहब ने जो परसों ये कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपने 5 साल पूरे करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि भनक उधर भी पड़ चुकी है कि कुछ इस तरफ इत्तेहाद हो रहा है। तो एक तो वजह उसकी ये थी कि उनके जो 2-3 चीज़ें थी जो उनको चाहिए थी, ख़ासतौर पे अदलिया में जो वो चाहते थे, कुछ जजेस हजरात के सिलसिले में वो शायद हुकूमत ने बात मान ली है, कुछ पानियों का भी हिसाब किताब सिंध में हो गया है। तो उन्होंने कहा जी कि अब जो है ना ये 5 साल पूरे करेंगे। इसका मतलब ये है कि बजाय इसके कि अपना वो करते कि जी प्राइम मिनिस्टर मुझे बनना चाहिए, अब वो कह रहे हैं कि मिल के करते। इसका मतलब ये है कि को थोड़ी सी संजीदगी नज़र आ रही है। क्विकली ज़रा देख लेते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के इत्तेहाद बनते क्यों हैं, और अगर वो बनते हैं तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है। आपने सवाल यही किया ना कि ये होगा भी कि नहीं। देखिए, इलेक्शन जीतने के लिए इत्तेहाद बनता है, हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहाद बनता है, हुकूमत को कायम रखने के लिए इत्तेहाद बनता है।
काबीना में शमूलियत के लिए बनता है, कोई परमिट शर्मिट लेने के लिए, कोई वज़ीर बनने के लिए, कोई टेंडर शेंडर उसके लिए, ये भी वजूहात होती हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मिलती है। या फिर यूँ होता है कि इत्तेहाद बनता है किसी के कहने पे या किसी इशारे पे। अब ये कहने और इशारे पे भी इत्तेहाद बनता है, और फिर लोग देखते हैं, वो जिसको कहते हैं ना चढ़ता सूरज, चढ़ते सूरज के कुछ पुजारी होते हैं, अल्लाह की मेहरबानी से 6-6 पार्टियों में जाएंगे, और उसके बाद वो जो पार्टी जिसके साथ चल रहे होंगे, पता लगेगा सूरज इधर से चढ़ रहा है, वो सारा कुछ छोड़ के इस कश्ती से दूसरी कश्ती में छलांग लगा देंगे। अब ये तो हैं वजूहात इसकी। अब इन वजूहात से निकला क्या है आज तक? एक और वजह बतानी बड़ी ज़रूरी है यहाँ पे कि जब पाकिस्तान की सियासत में ख़ास तौर पे किसी कदावर शख्सियत की आमद होती है ना, जिस तरह जुल्फ़कार अली भुट्टो की, तो बाकी के जो हैं वो लिलीपुटन्स जो हैं, वो जो ड्वाफ्स हैं, वो जो बोने हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं कि ये ताकतवर आदमी आ गया है। लेकिन ये है कि यदि अगर आप ओवरऑल देखें तो आपको पता लगेगा इन इत्तेहादों से सारा कुछ हुआ, लोगों ने पाकिस्तान पे हुकूमत की, अपनी मर्जी से की, लेकिन अवाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा सकी। वो इसकी मैं फौरी तौर पे बताता हूं आपको। रोटी कपड़ा और मकान क्या अवाम को मिल गया है? क्या वोट को इज्जत मिल गई है? क्या पाकिस्तान में तब्दीली आ गई है? क्या पाकिस्तान में शरीयत का निफाज हो गया है? आप अगर ये चारों चीजें देखें तो इसका जवाब असबात में नहीं है। इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई इत्तेहाद बनेगा, उसमें या तो हुकूमत बननी है, या हुकूमत को कायम करना है, या इक्तदार में आना है। अब यहां पे मेरी बात खत्म हो जाती है। अगर यही सिलसिला चलना है तो मुझे मन के मुसम्मी नजमुस साकिब को क्या फर्क पड़ता है कि ये इत्तेहाद होगा, क्योंकि ये इत्तेहाद आएगा, हो सकता है इलेक्शन जल्दी हो जाए, इलेक्शन में ये जीत जाते हैं, उसके बाद क्या होगा? ढाक के वही 3 पात होंगे। और वो चूंकि अभी तक, मैं वसूख से इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 60 साल में मैं देख रहा हूं कि किसी किस्म की कोई चीज ऐसी नहीं हो रही जिसमें अवाम की, जमहूरियत का नाम दे देंगे, कहेंगे जी ये यानी हमारे मजहब के बारे में ये है, नजरिया हमारा ये है। और फैसल एक बात यानी बड़ी जरूरी है यहां पे देखने की कि पाकिस्तान में सियासत होती है, इत्तेहाद बनते हैं, किसी नजरिए की बुनियाद पे नहीं बनते। पाकिस्तान में सियासत आज तक किसी नजरिए की बुनियाद पे नहीं हुई। इक्तदार के लिए पावर पॉलिटिक्स। आखिरी बात, मुल्क कर्जे में डूबा हुआ है, अवाम मफलूकुल हाल है, और नीरो जो है ना वो चैन की बांसुरी बजा रहा है, क्योंकि उसको ये पता है कि बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। जी सर, ये जो आपने मुल्क के मुआशी मंजरकशी की है, इस पर ज़रा मुफस्सल भी मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालिएगा, लेकिन वो आगे चल के हम बात करेंगे कि ये जो नीरो है ये एक है या ये बहुत से हैं, और रिसेंटली जो डेवलपमेंट हो रही है कि लेजिस्लेटर्स की, मेंबरान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, क्या ये वाक़तन इतने एनर्जेटिक हो जाएंगे लेजिस्लेटर्स के, पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हल होंगे? राव साहब, अभी बहुत से रेफरेंसेस दिए हैं नजमुस साकिब साहब ने। जब भी हम अपोजिशन के अलायंस की बात करते हैं तो फिर वो PNA में याद आती है, और इत्तेहाद हुकूमत गिराने के लिए भी बनते हैं, और माजी में हमने देखा कि वो कामयाबी की भी एक सूरत हाल नज़र आई। अभी रिसेंटली 2022 में जब बानी PTI को भेजा गया, वजारत उज़्मा से हटाया गया, तो वो भी एक अपोजिशन का इत्तेहाद था, अलायंस था, PDM। बट ये जो मौजूदा अपोजिशन है, आइडियोलॉजिकली नज़रियाती तौर पे आप समझते हैं कि ये इतने करीब हैं कि इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये यकसू हो जाएंगे? सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या ये इत्तेहाद यकसू होगा, इसमें कोऑर्डिनेशन होगी, या ज़ाती मफादात होंगे? जी, मैं दोनों पहलुओं पे बात करूंगा। इत्तेहाद होगा तो कैसा होगा, अगर नहीं होगा तो कैसा क्या होगा। लेकिन आपने एक बड़ी कमाल की बात याद कराई खाकान अब्बासी साहब का जिक्र करके। ये हमारी बड़ी जो इक़्तिदार की तारीख़ है ना, उसमें ख्वाहिशात जो होती है ना हुक्मरानों की, वो कैसी कैसी होती हैं, और फिर वो किस तरह से जब मकाफ़ात अमल होता है तो वो कैसे चीज़ें बिल्कुल तलपट हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं एकदम से ही, एक दिन में 2 दिन में चेंज हो जाती हैं। खाकान अब्बासी साहब, जनरल ज़िया उल हक़ साहब जुनेजो साहब से शदीद नाराज़ हो चुके थे।
क्योंकि उन्होंने जिनेवा कॉन्फ्रेंस वो अकॉर्ड करने के लिए कॉन्फ्रेंस की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उसमें बुलाया और ज़ियाउल हक साहब को वो एक आंख वो कॉन्फ्रेंस निभाई जो ऑल पार्टीज हुई थी, जिसमें इंडोर्स किया गया जिनेवा अकॉर्ड को, अफगानिस्तान में विड्रॉल का जो था। तो उन्होंने चेंज करने का फैसला कर दिया जुनेजो साहब को, और उनके हॉर्स थे जिसपे वो बेट कर रहे थे वो खाकान अब्बासी साहब थे। सारी गेम तकरीबन तैयार थी, ओजड़ी कैंप होता है और वो उनकी वफात हो जाती है उस हादसे के नतीजे में। रॉकेट हिट करता है, उनका बेटा भी साथ था, मुझे उनका पता नहीं है, लेकिन वो पैरालाइज हो गए थे। वो 17 साल कोमा में रहे राव साहब, फिर उसके बाद उनका इंतकाल हुआ। जाहिद खाकान इंतकाल हो गया है। तो जी जाहिद खाकान अब्बासी साहब। तो इस तरह से पाकिस्तान में चीज़ें चेंज होती हैं कि आप प्लान कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, गेमें कर रहे होते हैं, इधर से पकड़, इधर से जकड़ और इधर बना, हुकूमतें खड़ी कर दी और अपने कैंडिडेट ले आए और अपोजिशन को बिल्कुल अंदर डाल दिया या जो भी किया, और अचानक इस तरह करके फिर चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। और उसके बाद ज़ियाउल हक साहब का अपना भी वही यानी उसी तरह से हुआ। तो ये हमारी एक तारीख है। इत्तेहादों की भी इसी तरह से तारीख है, सियासत है। हमारे यहाँ जमहूरियत की बहाली के लिए इत्तेहाद बने हैं बहुत सारे, यानी मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ बुनियादी तौर पे जो बने हैं। फिर ऐसे इत्तेहाद भी बने हैं जो जमहूरी हुकूमतों को हटाने के लिए बने हैं, जिसमें PDM है आपकी सबसे, नेशनल अलायंस था, और उसके नतीजे में मार्शल लॉ लग जाता रहा। वैसे जब भी जमहूरी हुकूमत हटाने की कोशिश की गई तो उसके नतीजे में ये निकला, 99 में भी हुआ। फिर हुकूमत बनाने के लिए भी इत्तेहाद बनवाए जाते हैं, हुकूमत गिराने के लिए भी इत्तेहाद बनवाए जाते हैं, हुकूमत बनाने के लिए भी इत्तेहाद बनवाए जाते हैं। तो ये सारी एक तारीख है हमारी। अब इस पे पर्टिकुलरली मैं आता हूँ, मैं बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल से इसको देख रहा हूँ, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट आई है चीज़, वो आप कहें कि मुज़ाकरात प्लस पेशावर की एक मुलाकात और इस किस्म की चीज़ें, ये हो रहा है वो हो रहा है, ख़बरें उड़ती आती थी कि ये मामला तय पा गया, ये चीज़ें हो गई हैं। उस बैकड्रॉप में जब हम देखते हैं ना पिछले 2 दिन का जो इमरान खान साहब का बयानात और बातें और चीज़ें और चेंजेस PTI की, मुझे ये बहुत सीरियस मसला लग रहा है। अब ये इसको निभा पाते हैं नहीं निभा पाते हैं अलग बात है। अलायंस की जब वो बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो बात करते ही करते हैं। एक जो सिग्निफिकेंट चीज़ उसमें की है वो उन्होंने बात की है कि उनके साथ भी बात करेंगे। वो सारे लोग जो कौमियतें शिकार है किसी भी तरह से अग्रीव्ड है, उनको शामिल करेंगे उस इत्तेहाद में। तो ये मुझे पॉलिटिकल एक्टिविटी और मूवमेंट से ज़्यादा ये मुझे राइट्स मूवमेंट बनती नज़र आती है, जो उनके जहन में जो मुझे लग रहा है। और वो क्यों है? क्योंकि आपको इंटरनेशनली ये चीज़ें कुछ इनको इशारे विशारे नज़र आए हैं। UK में कुछ हो रही है हियरिंग, कोई USA में बातें हो रही है, कोई एमनेस्टी बात कर रही है, कोई EU वाले बात कर रहे हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है काइंड ऑफ, जो ये यहाँ पे भी करते रहते हैं। तो मुझे लग ये रहा है कि नहीं, ये लेकिन राव साहब एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है उसकी वजह से। राव साहब एक ज़िमनी क्वेश्चन ये है जी, अगर हम की बात करें तो फिर तो उनके कुछ इस्टेब्लिश कनेक्शन हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के साथ, BLA के साथ। तो जब हम उस तरह की, अगर आप कहते हैं कि अगर वो ह्यूमन राइट्स को वो एक कवर देना चाह रहे हैं, तो आप नहीं समझते ये तो बहुत सेंसिटिव इशू हो जाएगा, और इमरान खान अगर इस नहज पे जाके सियासत करेंगे तो वो उनको कोई स्पेस मिलेगी? जी, मैंने क्या कहा आपको, इट्स वेरी सीरियस मैटर। मैंने शुरू यहाँ से किया है। सीरियस का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा हो रहा है, सीरियस का मतलब ये इट्स वेरी डेंजरस। इस पहलू से भी कि इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं, ह्यूमन राइट मूवमेंट, ये वो सारा इंटरनेशनली उसकी पजीराई बहुत होती है। आपकी एस्टेब्लिशमेंट को दबाने के लिए, आपकी हुकूमत को दबाने के लिए बहुत सी फोर्सेस फिर कूद पड़ती हैं उसमें। तो उस पजीराई की मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि ये जो बात की गई है अचानक और ये सारी चीज़ें, तो और बाहर से वो जो मूवमेंट है UK की, आप अगर देखें उन्होंने कोई हियरिंग शुरू की है, पता नहीं किस किस्म की होगी वो, तो वो इंसानी हकूक़ के हवाले से उसको करना चाहते हैं। अच्छा, इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। या तो ये बिल्कुल अब चले गए हेड ऑन कुलियन पे तरफ दोबारा से PTI, जैसे आपने कहा क़यादत चेंज की उन्होंने, बड़ी एग्रेसिव किस्म की ले आए हैं और वो सारा जो भी करना चाह रहे हैं। 2 रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो ये है कि उनको अब लगता है कि हुकूमत अपने पाँव पे अब खड़ी नहीं हो सकती,
वो उस तरह से उसको सपोर्ट जो मिली हुई थी पहले, अब शायद उस तरह से वो नहीं रही और हुकूमत ज़्यादा देर कायम उस तरह से नहीं रह सकती, इसलिए इस वक्त पूरा प्रेशर डाल दो। दूसरी वजह यही है जो मैंने बताया कि बैनुल अक़वामी जो एक उनको लग रहा है कि प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो उसको पूरी तरह कैश कराया जाए, एक तहरीक दोबारा से करके। उसके नताइज क्या होंगे कि इमरान खान के लिए पर्टिकुलरली, वो जेल में है, 14 साल सजा है, बुशरा बीबी को 7 साल सजा है, वो बंदा कुएं में गिरा हुआ था, उसने कहा मैनू कट लो नहीं तो मैं किसी पास मुंह कर जाऊंगा। तो ये तहरीक तो चलाएंगे लेकिन वो गिरे हुए हैं, उनका मुंह ही कर सकते हैं, शोर डाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। सही है, तो मैं यही करना है जरा साकिब साहब, उसके अलावा उनके पास कुछ चारा नहीं है। जी राव साहब आपकी तरफ मजीद भी आऊँगा। जी। साकिब साहब क्वेश्चन मेरा ये है, एक तो निशानदेही की राव खालिद साहब ने कि जिस जानिब बतौर जर्नलिस्ट ये देख रहे हैं, ये जा रहे हैं तो ये मामला बड़ा डेंजरस है, लेकिन पीटीआई जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसमें सोच क्या रही है कि मज़ामत से हमें कुछ नहीं मिला, मुज़ाकरात में चलें, संजीदगी का गैर संजीदगी का इल्ज़ाम वो हुकूमत को ही देते हैं, वहाँ से भी कुछ नहीं निकल रहा। बैकडोर जो चैनल्स थे उसमें भी अली अमीन को हटा के एक मैसेज और दिया गया है। अब उनकी अप्रोच क्या है? क्या वो सिर्फ इस चीज़ के कायल हैं कि मज़ामत ही उनके पास है और अब अगर मज़ामत पाकिस्तान की सड़कों पे कामयाब नहीं हुई तो हम बाहर जो है वो अपने कपड़े धोएंगे तो हम कामयाबी हासिल करेंगे, या कोई और मकसद है? अच्छा, पहले तो ये जो वाला जो मामला है ये क्या एक पीटीआई की पूरी पॉलिसी है या इसके पीछे क्या हो सकता है, ये तो पीटीआई अंदरूनी हल्के सोच रहे होंगे कि उनका क्या जो पर्पज़ है। लेकिन जो एक्चुअली ख़बर है वो मैं आपको दे देता हूँ कि असल में जो आज का GHQ हमला केस चल रहा है अडियाला जेल में, और वहाँ पे जो मुल्ज़मान हैं उनके बहुत सारे वकला भी जाते हैं, तो उनमें से एक जो वकील हैं वो पीटीआई से नहीं है। तो खान साहब उनकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि ह्यूमन राइट्स के लिए आपकी बड़ी जो वो अच्छे तरीके से आप लड़ रहे हैं केस ये वो। तो उन्होंने कहा कि आपको भी करना चाहिए, मिसिंग पर्सनस के केसेस आपके दौर में भी हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं, अभी भी आवाज़ें भी उठाई जा रही हैं मुख्तलिफ जो हवाले से, तो आप लोगों को भी इस हवाले से में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर आप वाकई समझते हैं कि आपके साथ जो वो जुल्म हो रहा है या आपके लोग मिसिंग हुए, तो इस तरह नाम भी आया और वहाँ पे, तो उसके बाद फिर ये पॉलिसी आ गई। अब इसमें कितनी इन डेप्थ होगी, किस लेवल पर वो जाएंगे, या उनके वो मुतालबात भी जिनके हवाले से सवालात हैं क्या उनको ये सेकंड करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो आने वाले दिनों में जो है पता चल जाएगा कि मुलाकात करते हैं तो उसमें वो कहाँ तक उनके साथ जो है वो खड़े होते हैं। दूसरी जो आपने बात की, जो मुज़ाकराती अमल है, जो माहौल बनाया जा रहा है, 190 मिलियन पाउंड केस में जो बुशरा बीबी को जो सज़ा हुई, इमरान खान साहब को हमेशा वहाँ पे अडियाला जेल में हम जाते रहे हैं, सुनते रहे हैं, उनका मसला जो है वो हमेशा से बुशरा बीबी रहा है। उनको किसी चीज़ ने अगर हर्ट किया है या जिस पे वो कहते हैं, मतलब बार बार वो कहते रहे कि आप मेरी जो वाइफ है उनको साइड पे कर दें, मुझे जितने मर्जी केसेस में सज़ा दें, जितना मर्जी साल जो है वो अंदर रखें, तो मेरी बेगम का कोई कसूर नहीं है, उसको साइड पे कर दें। तो जब बुशरा बीबी को सज़ा होती है तो फिर रिएक्शन आता है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो रिएक्शन आया है ख़ास तौर पर जुनैद अकबर, आलिया हमज़ा फैक्टर, ये जो है, और जो उनकी गुफ्तगू है उसमें भी सख्ती नज़र आई है, और ये इतलात भी हैं और के ज़राए से कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी शायद कोई मुस्तकबिल में हमें कोई तब्दीली जो है वो नज़र आएगी। जो मुज़ाकरात ये जो साकिब साहब जरा ये क्लियर करें, ये बहुत बड़ी बात की है साकिब आपने। अली अमीन गंडापुर की एक तब्दीली तो हो गई कि उनको सदारत से हटा दिया, क्या केपी के असेंबली में वजारत आला भी अली अमीन गंडापुर के हिसाब से के पास से जा सकती है? अली अमीन गंडापुर साहब ने 26 नवंबर के बाद एक अहम मुलाकात की थी अहम वफाकी वज़ीर से पेशावर में, और उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया था, तस्वीरें आई थी, वीडियोज़ आई थी, जिसके बाद से इमरान खान जो है वो इतलात हैं कि वो अली अमीन गंडापुर पे खुश नहीं है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वह बार बार अली अमीन गंडापुर को कभी कहते हैं कि डेरा इस्माइल खान की सियासत ख़त्म करें, वहाँ से बाहर निकलें, आप वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा पे, फिर सदारत से हटाया जाना, और खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर, आतिफ खान, ये अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ एक ग्रुप है, इंटरनली जो उनकी ग्रुपिंग है। तो उस तनाजुर में ये खबर है कि ये चीज़ भी एक सोची जा सकती है, जिस तरह का वो ज़हन जो वो रखते हैं।
तो जो अपोजिशन इत्तेहाद की हम बात कर रहे हैं, एक तो खबर ये आ रही है कि शायद ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो पीटीआई बुलाने जा रही है, या जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको जो है वो इकट्ठा करने जा रही है। उसमें अगर देखें तो मौलाना फजल रहमान या जो महमूद खान अचकजई तो चले इनके साथ जैसा तैसा है चल ही रहे हैं, और शायद खाकान अब्बासी साहब की हमने बात की, जो मैटर करते हैं वो मौलाना करते हैं। मौलाना इनके साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो चलेंगे। उसकी वजह है इस वक्त तक के पीटीआई के जितने मुतालबात हैं वो पीटीआई से मुतलका हैं, वो अपोजिशन से मुतलका कम है ही नहीं है, बल्कि सारे जो है वो पीटीआई से मुतलका है, रिहाई है, कमीशन है, सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए ये मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद और इस किस्म की चीज़ें, ये हो सकता है कि वो एक एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं, कम से कम कुछ ना कुछ होता रहे। कभी बयानात आ रहे हैं, कभी बैठक होनी है 28 को, नहीं होनी, हम नहीं जा रहे, और साथ जो है वो अपोजिशन की जमातों को भी इकट्ठा करके वहां पे भी बयानबाजी होगी, तो एक एक्टिविटी तो जनरेट होगी, लेकिन कोई बड़ा अपोजिशन इत्तेहाद मुझे तो बनता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि मौलाना फैक्टर जब वो मैटर करते हैं, मौलाना जो है वो अपनी उनकी अपनी सियासत है, वो उस लिहाज से उसको लेकर चलते हैं। बल्कि इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई और जो पीर पगाड़ा है उनसे वो मुलाकात जब उन करने के हवाले से उन्होंने कहा था कि वो की जाए अरेंज। उसके हवाले से तकरीबन 2.5 हफ्ते पहले ये बात हुई थी, आज तक कोई अरेंजमेंट नहीं हो सका। तो या तो ये है कि पीटीआई ने उनसे बात की, वो एग्री हुए या नहीं हुए, या मुलाकात करवाने में हर्डल्स, क्योंकि अगर उनकी मुलाकात करवानी भी है तो हुकूमत की मर्जी के बगैर वो मुलाकात नहीं हो सकती। तो ये जो सिनेरियो है इसमें पीटीआई अपनी पॉलिसीज या जिस तरह वो लेकर चल रही है वही चलेगी, और क्योंकि 26 नवंबर या 24 नवंबर के बाद जो कुछ हुआ उसमें पीटीआई जो एहतजाजी सियासत थी उसको ओवरऑल नुकसान हुआ है। वो जो भी सिनेरियो था कि आने वाले वक्त में उनको बाहर निकलना, आना, इकट्ठे करना, ये जो है वो काफी उनको मुश्किलात होगी। इसमें एक चीज जो है ना फैसल, जरा काइंडली हम इसमें ऐड कर लेते हैं कि एक तहरीक चलती है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, और वो हम देखते हैं कि जब ये 26वीं तरमीम आती है तो वो आइन में एक बड़ी तब्दीली होती है, और वो तहरीक कहीं भी नज़र नहीं आती, और पता नहीं वो किस आइन को जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। लिहाजा इस तरह की ये सूरत हाल अगर डेवलप होती है मौलाना के साथ या मौलाना के बगैर, बात बनती इसलिए नजर नहीं आ रही कि जो बुनियादी फैक्टर्स हैं वो वहीं पे हैं, और बुनियादी फैक्टर्स को चेंज करने के लिए ये इत्तेहाद नहीं बन रहा, ये पीटीआई स्पेसिफिक इत्तेहाद बन रहा है जिसके के बहुत सारे सवालिया निशान इसके आगे खड़े हैं। जी एग्जैक्टली। मौलाना के साथ भी एक धूप छाँव का मौसम है पीटीआई का। अब ये भी एक क्वेश्चन, बड़ा वैलिड नुकता है आपका रजबू साकिब साहब। एक वक्फे के बाद वापस आएंगे और ज़रा इसको खंगालने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के कानून साज अपनी तनख्वाह 140% बढ़ाने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए ये इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद नज़र क्यों नहीं आता? हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करेंगे। राव खालिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा और ये तनख्वाहों वाले मामले पे ही मेरा सवाल है, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो ये हफ़्ता गुजरा है उसमें रही। सेनेट की कायमा कमेटी बराए माहौलियात है, शहरी रहमान साहिबा ने उसमें एक रिपोर्ट पेश की है, और वो रिपोर्ट बड़ी अलार्मिंग है। वो रिपोर्ट है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मुताल्लिक, और इस्लामाबाद में जो पीने का पानी है वो तकरीबन जो इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं उनमें जो 41% बोर का पानी है उसमें 27% फ़िल्टर्ड पानी, जो फ़िल्टर मुख्तलिफ लगाए गए हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ इलाक़ों में, और 33% जो सप्लाई का पानी है जो CDA सप्लाई करती है उसके नमूने गैर तसल्ली बख्श हैं। टाइफाइड, हेपेटाइटिस, यरकान और दर्जनों बीमारियां पानी की वजह से होती हैं, और ये नंबर इन बीमारियों का भी इस्लामाबाद में बढ़ रहा है। ये पॉइंट आउट करने का मकसद ये था राव साहब, और सवाल भी यही है कि एक जानिब तो ये इस्लामाबाद के हालात हैं, दूसरी जानिब आप तनख्वाहों में 140% इजाफ़ा करने जा रहे हैं, और जिसमें तमाम सियासी जमातों का इत्तेहाद है, पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI और दीगर सियासी जमातों के MNAs भी और लेजिस्लेटर्स भी। अप्रोच क्या है?
एक जानिब लेजिस्लेटर्स हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं, मरात हैं, तनख्वाहें हैं, तरजीहात क्या हैं राव साहब? तरजीहात आपको अंदाज़ा हो रहा है इससे, जो इंटरेस्टिंग बात यह है, कोई जमात भी बाहर नहीं है, सारे ऑन बोर्ड है और सारे मुत्तफिक हैं कि हाँ ये होना चाहिए। और जो मेरी तरह है वो तो 1.5 लाख से 5 लाख की जा रही है, कोई 200% से भी ज़्यादा इजाफा है तकरीबन, ये जो ओवरऑल करना चाह रहे हैं। और वफाकी सेक्रेटरीज़ की जो मराहत हैं जो उनको मिलती हैं वो भी सारी, और उसमें फिर वफाकी सेक्रेटरीज़ की मराहत का वो मैं जिक्र कर बताता हूँ आपको क्या क्या कुछ उसमें होता है, विजिबल और इनविजिबल जो चीज़ें उसमें होती हैं। आपने पानी का जिक्र किया, इस्लामाबाद की में जुराइम की शरह का आपने जिक्र नहीं किया, बेतहाशा बढ़ चुकी है। और उसके लिए पहले तो यहाँ की पुलिस बहाने बनाती रही कि जी वो पीटीआई के जलसे जुलूस हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्रिकेट टीम आ गई जी, पुलिस उधर लग गई, अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग वो आ गई है कॉन्फ्रेंस, उसमें हम कब मसरूफ़ थे ये सारा। अभी उनसे जब पूछा गया कि अब क्या है, तो उसके बाद अब उन्होंने कमाल हुनरमंदी से काम ये किया है कि हर 100 गज़ पे 500 गज़ पे नाके लगा के खड़े हो गए, शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है उन्होंने कि जी जुराइम की शरह बढ़ गई है। उसमें भी आवाम को तकलीफ देनी है, वो जुराइम से अलग तंग है और नाके लगा के अलग, जहाँ मेन जो कॉरिडोर्स हैं आपके 7th एवेन्यू 9th एवेन्यू जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर है उसके एन दरमियान में खड़े हो जाते हैं आके, और इतना डेंजरस है वो बिल्कुल बंद करके खड़े हो जाते हैं दिन को रात को किसी वक्त भी। तो ये यानी जो करना चाहिए उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है, बाकी चीज़ें अपनी जगह पे। लेकिन जो हमारा इतना बड़ा पैराफेरलिया हुकूमत का, सेक्रेटरीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ है, जजेस इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं, हर किसी के साथ पुलिस की स्क्वाड्स हैं। तो मेरा ख्याल है कोई आधी से ज़्यादा पुलिस तो इन्हीं कामों पे लगी रहती है, सिक्योरिटी के कामों पे उनकी। तो फिर पाकिस्तान इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या जुराइम की ख़ास तौर पे, लॉ एंड ऑर्डर तो उस तरह से नहीं इतना ख़तरनाक जितना जुराइम, फ़ोन स्नैचिंग होगी, चोरी डकैती वगैरह है, तो वो उसको कैसे वो टैकल करेंगे। तो इस सूरत हाल में ये जो सोच रहे हैं, अभी पंजाब में आपने देखा वहाँ पे कोई 200 से 900% तक इजाफा किया गया सैलरीज में, ओवरऑल बजट में। इस तरह पे यहाँ पे जो चीज़ें की जा रही हैं, अब फेडरल सेक्टर्स की बरात में क्या आता है आपके, रिहाइश आ गई आपकी, रिहाइश तो चलो पार्लियामेंट लॉजेस हैं वहाँ मिली हैं, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, स्टाफ है, गाड़ी है, पेट्रोल है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, TADA है, नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल है, ठीक है। उसके बाद उनके बाकी बेनिफिट जितने भी हैं वो सारे आपने लेने हैं, ये अरबों में काम चला जाता है। IMF आपको कह रहा है जी आप अपने अखराजात को कम करें, आप मिनिस्ट्रीज, आपके पास 18 अमेंडमेंट के बाद आपको इतनी मिनिस्ट्रीज रखनी नहीं चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं, आपने कितनी मिनिस्ट्रीज अब तक ख़त्म की हैं, आपने अखराजात कितने कम किए हैं, चले आपने कोई 8-10 अरब के कम कर लिए होंगे, तो ये इधर से आपने उठा के उतने और आपने उसमें पैसे डाल दिए। हमारी फीकस आमदनी 161वें नंबर पे है दुनिया में, तकरीबन 20-30 मुल्क की बचते हैं जिनसे हम ऊपर है। तो उसके बाद अवाम की सूरत हाल जो है, अवाम की जो कह ले के कंस्ट्रेंट्स है, यहाँ पे रेवेन्यू आप जनरेट नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, कलेक्ट नहीं कर पा रहे टैक्स आप, तो उस पर क्या आप करेंगे इतने पैसे लेके, या अच्छा फिर उसको वर्सेस आपकी परफॉर्मेंस भी होना चाहिए। आप परफॉर्मेंस देख लें, क्या आपकी ज़राअत ठीक चल रही है, क्या आपकी इंडस्ट्री ठीक चल रही है, आपकी मईशत ठीक चल रही है, आपकी तालीम और सेहत के शोबे ठीक चल रहे हैं, आपके लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के सारे मामला ठीक चल रहे हैं। तो या तो आपको ऐसी परफॉर्मेंस दी हो, आप ट्रिपल कर लें, आप 500 गुना बढ़ा लें, लेकिन कुछ करके तो दिखाए ना, करते कुछ नहीं, सिर्फ माल बनाने पर लगे हुए हैं। सही है। अच्छा राव साहब, आपने तो बड़ा डिटेल जो है वो इसमें बता दिया, लेकिन नजमुल साकिब साहब, मैं आपसे एक मोटी सी बात पूछूंगा कि इस सारे मामले में कोई चूचना भी किसी की तरफ से, किसी जमात की तरफ से नहीं आई है, इससे ज़्यादा तो मतलब अभी हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे आ रही होगी, लेकिन बुनियादी नुक्ता ये है कि मोटी बात मुझे ये बताइए कि IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, हमारे अपने इकनॉमिक एक्सपर्ट हों, वो ये बताते हैं कि आपको अखराजात कम करने हैं। अब क्या ये कानून साज़ों के, MNAs MPs की तनख्वाहों में इजाफा अखराजात का हिस्सा नहीं है? देखिए, IMF की हम इस पैनल पे, इस प्रोग्राम में कई दफ़ा बता चुके हैं, एक दफ़ा फिर से क्विकली देख लेते हैं। IMF आपसे ये कह रहा है टैक्स लें,
IMF आपसे कह रहा है कि ये फजूल किस्म की सब्सिडीज़ ख़त्म करे। IMF आपसे कह रहा है कि हुकूमती अखराजात कम करे। अपने डेवलपमेंट चार्जेज जो आप देते हैं ना कि जी फलां MNA को फलां MP को, इसको ख़त्म करें। अब इनमें से कोई चीज़ भी पार्लियामेंट से आवाज़ नहीं आती कि IMF ये कह रही है। आ जाके ये आता है जी बिजली का बिल बढ़ाना है क्योंकि IMF कह रही है, गैस बढ़ानी है इसलिए कि IMF कह रही है, महंगाई बढ़ानी है इसलिए कि IMF की शराइत हैं। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट क्लियर कीजिए कि IMF आपसे कह रही है और हम तक बात क्या पहुंचती है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, जहां तक ये आपने मराहत और तनख्वाहों का यानी कहा है, तो राव साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया कि क्या क्या इसकी मुज़मिरात भी उन्होंने बता दिए। मैं तो इसके हक में हूं, ये तो बढ़नी चाहिए थी। देखिए वो जो खिलाफ बोल रहे हैं ना कि जी ये इनकी नहीं बढ़नी चाहिए, इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, जलते हैं इनसे। सीधी सी बात है, आप यानी कैसे रोक सकते हैं जबकि PTI बशमूल इसमें बदरजा अतम मौजूद है और तमाम अपोजिशन पार्टियां मौजूद हैं। अगर ये मुतफिका फैसला है तो नजमू साकिब कौन होता है ये कहने वाला ये फैसला गलत है? ये फैसला बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद ये बताने के बाद अर्ज करूंगा कि इस फैसले से 4-5 चीजें साबित हुई हैं। इजाजत दीजिएगा मैं आपको वो बताना चाहता हूं। पहली बात ये साबित हुई है कि अगर मकसद एक हो तो हुकूमत और PTI तो क्या किसी किस्म की अपोजिशन भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो कहेंगे जी कि यानी आमीन। पहली बात ये साबित हो गई। दूसरी बात ये साबित हुई कि पार्लियामेंटेरियन भी बेचारे आम आवाम की तरह गुरबा में आते हैं क्योंकि उनसे महंगाई बर्दाश्त नहीं हो रही। उनको नहीं पता, उनको पता चल रहा है कि आलू प्याज की टमाटरों की बड़ी कीमतें बढ़ रही हैं, उन पे असर पड़ रहा है, उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं। साबित हो गया कि फेडरल सेक्रेटरियों और पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफा बड़ा जरूरी है, लेकिन वो जो दिहाड़ीदार मजदूर है और वो जो रोजाना की बेसिस पे काम करके अपने खानदान को चलाता है उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये चीज भी साबित हो गई। साबित हो गया कि मुल्क कर्जा लेकर चलाया जाएगा ना, जब भी मुल्क को कर्जा लेकर चलाया जाएगा तो ये बात उसके अंदर मौजूद है कि पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें और मरावात बढ़नी चाहिए। इसलिए कि कर्जा हमने $7 बिलियन का हमने मंजूर करवाया, क्यों ना हम अपनी तनख्वाहें बढ़ाएं। साबित हुआ कि इंसाफ करने वाले सबसे पहले अपने मफाद के लिए अपनी तरस का इंसाफ करते हैं। आखिरी बात यह साबित हुई कि अवामी नुमाइंदों को अवाम के मफादात अजीज हैं। और क्विकली बताऊंगा, जहाज में आप सफर करते हैं ना, वो एयर होस्टेस बताती है कि अगर कभी हवा का दबाव कम हो जाए तो सबसे पहले अपनी नाक पे रखें, उसके बाद अपने बच्चे को रखें ऑक्सीजन का। तो ये जो बरात हुई है, अब मेरी जो ख्वाहिश है वो ये है कि अब आपने तो अपनी बढ़ा ली, आपने तो अपनी नाक पे ऑक्सीजन मास्क लगा लिया, अब जरा अवाम की तरफ भी देखते हैं कि ये मास्क उनकी तरफ कैसे जाता है और कब तक जाएगा। सही है साकिब साहब, जाहिर है आप पार्लियामेंट भी जाते हैं, वहाँ भी कानून साजों से मुलाकातें रहती हैं। ये जो तनख्वाहें बढ़ रही हैं, एक तो इस्लामाबाद के सहाफ़ती हल्के क्या समझते हैं कि इज़ इट जस्टिफाइड, और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये भी है कि क्या जो इस साल डेवलपमेंट फंड्स उस तरह नहीं दिए जा सके, ये उसको कंपनसेट करने की एक कोशिश है, क्योंकि डेवलपमेंट फंड्स ना मिलने पर पंजाब में भी खासा शोर है। बिल्कुल, ये शोर डेवलपमेंट फंड्स पे तो है, लेकिन पंजाब में भी आपको पता है कि वहाँ पे भी जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ाई गई थी पार्लियामेंटेरियंस की। यहाँ पे अभी पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ाई गई और कुछ अर्सा पहले जो जजेस की तनख्वाहें भी बहुत बड़ी तादाद में जो बढ़ाई गई, जो सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस हैं उनकी तनख्वाहें जो है बढ़ाई गई। बलूचिस्तान असम्बली में भी तनख्वाहें जो है वो इसी तरह बढ़ी। तो बुनियादी जो सवाल आपने उठाया था, वो जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कितनी खौफनाक और ख़तरनाक है कि हम ये जो रिपोर्ट आई है ये वफाकी दारुल हुकूमत की रिपोर्ट है कि पानी के क्या क्या मसाइल हैं, और उससे जो नमूने उन्होंने लेकर उसको चेक किया तो पानी ऐसा नहीं है कि वो पीने के काबिल हो। मतलब एक तरफ तो पानी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगहों पे, मैं सिर्फ इस्लामाबाद को हम एक उसको ले रहे हैं आइडियल के तौर पर कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होंगी,
तो यहाँ बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी जो है टैंकर्स के जरिए और पानी दस्तयाब नहीं होता, और जहाँ पे दस्तयाब है उसकी पोजीशन जो है वो इस रिपोर्ट में आपने देख ली। तो जो तरजीहात होनी चाहिए हुकूमत की वो तरजीहात बज़ाहिर नहीं लग रही। अगर वफाकी दारुल-हुकूमत को फिर ही ले लें तो क्या हेल्थ की यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं आम आवाम के लिए, क्या वो जो 2 हॉस्पिटल्स हैं बड़े वो पूरी कर रहे हैं? नहीं कर रहे। 2 हॉस्पिटल्स पूरी नहीं कर रहे। जो इस्लामाबाद में 2 हॉस्पिटल जब बने थे उससे मेरे ख्याल में कई गुना आबादी जो है वो इस वक्त बढ़ चुकी है। इसमें एक और भी फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है साकिब, वो फैसिलिटीज, इसमें अहम फैक्टर ये है कि वो जो 2 हॉस्पिटल हैं वो यहाँ जेलम से लेके, दीने से लेके, फिर मुजफ्फराबाद से लेके, फिर पेशावर से लेके और फिर मियांवाली से लेके ऑनवर्ड, ये भी एक पूरा बर्डन वो शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत से रिलेटिव्स वो रह रहे हैं, इजी एक्सेसिबल हैं। वो सिर्फ इस्लामाबाद के लोगों के लिए नहीं, वो बर्डन भी शेयर कर रहे हैं। इस्लामाबाद के लोग तो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। बिल्कुल, मतलब वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में रश होता है। ओपीडी में आप चले जाएं और डॉक्टर्स जो है वो जिस तरह चेक कर रहे होते हैं वो भी एक अलग दास्तान है। तो कहने का मकसद ये है कि पार्लियामेंटेरियंस की आप तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, तो क्या पार्लियामेंटेरियंस का जो काम है वो कर रहे हैं, उस पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो वो लेजिस्लेशन करनी होती है। हमने रिसेंट पास्ट में देखा कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है, ठीक है, जो फेस है, हुकूमती फेस है, वो तो बात कर रहे हैं, कोई लेजिस्लेशन के लिए कोई चीज़ ले आते हैं, वो पास हो जाती है और आगे बढ़ जाती है, वोट उन्होंने कर दिया। तो हमारी बहुत सारे वहाँ से जो ये पार्लियामेंटेरियंस उनसे जब बात होती है कि फ़लाँ आपने लॉ पास किया तो उसकी आपको पता है उसके हवाले से कि वो क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या है, इवन 26वीं तरमीम थी और बहुत कुछ था, तो उनमें से तकरीबन 60-70% को पता ही नहीं होता। मतलब जो काम है बुनियादी उसको तो कम से कम बढ़ाएं। फिर जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं वो कौमी असम्बली की हों, नेशनल असम्बली की हों, सेनेट की हों, वो बड़ा एक्टिवली, इफेक्टिवली मतलब वो अपना किरदार अदा कर सकती हैं कि जितनी भी लेजिस्लेशन होती है वहाँ पे आप लाएं, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए और उसके बाद जो आगे आना चाहिए। फिर बहुत सारे जो PTA से मुतल्लिका IT रिलेटेड मामला होते हैं वहाँ पर डिस्कशन जो हो रही होती हैं, तो उसमें जितना किरदार पार्लियामेंटेरियंस का होना चाहिए वो नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक तरफ उनको नवाज रहे हैं, जहां आप कर्ज लेकर अपना जो है वो चीजें चला रहे हैं और इतनी और अखराजात कम करने के हवाले से आपने खुद जो है वो कहा हुआ है कि हम अखराजात जो है अपने कम करेंगे। जिस तरह वो दूसरी तरफ जो नजकारी आपने करनी थी बहुत सारे महकमों की, वो आपने नहीं की, ओवर बर्डन भी है। और दरमियान जब आपने बजट जो है जून में पास किया और वहां पे आपने ये फंड्स नहीं रखे होंगे, पंजाब के हों या मरकज में, अब आपने तनख्वाहें बढ़ाई हैं तो किसी और मद से निकाल कर जो है वो इधर तनख्वाहें जो है वो एडजस्ट करेंगे। तो इस सिचुएशन में मेरे ख्याल में ये इसका तासुर ठीक नहीं जाता कि जब आम आदमी ये कहता है कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है, उसको इतने मसाइल का सामना है, बुनियादी उसको जो है वो सहूलियात नहीं मिल रही, तो उस पर एक बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है आम आदमी पर। इस किस्म की जो है वो हुकूमत को मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसको नजरसानी भी करनी चाहिए, क्योंकि अभी तजवीज़ किया गया है, आगे चलकर इसको जो है फाइनल इसको होना है। लेकिन इस पे मतलब देखना चाहिए कि जिस किस्म का आप माहौल देंगे आवाम को, आवाम का जो गमो गुस्सा है वो कम नहीं है। हमें पता है कि मईशत जो है वो पाकिस्तान की कोई अच्छी नहीं चल रही, चले स्टेबल हुई है, हो रही है या होगी, लेकिन इस किस्म के इकदाम किसी तौर पर भी अवामी पजीराई नहीं मिल सकेगी। जी सही, बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान। ट्रंप पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, फ़िलहाल तो इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अच्छी खबर है या नहीं है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। नजमुल साकिब साहब, बिला तमहीद ये बताइए, ट्रंप पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है तो कैसे है या नहीं है, और अगर नहीं है तो वो कैसे है, या फिर वी आर इन द स्टेट ऑफ होम्योपैथिक? देखिए, आपने 4 सवाल किए हैं और कहा है जल्दी से बताइए। कोशिश करते हैं। देखिए, एक अच्छी खबर होती है, एक बुरी खबर होती है, एक कम अच्छी खबर होती है, एक कम बुरी खबर होती है। और हाल ही में एक दफ़ा हमें फिर से हुकूमत ने बताया है ये पीका एक्ट के ज़रिए कि एक फ़ेक न्यूज़ भी होती है। मेरे ख्याल में ट्रंप का आना पाकिस्तान के लिए कम बुरी खबर है।
ना ये अच्छी है ना ये कम अच्छी है, ये कम बुरी है। क्यों कम बुरी है? आपने जो यानी उसका सवाल का दूसरा हिस्सा देखिए, सबसे पहले तो ये देखना है कि पिछले 70-75 बरस में अमेरिका की तरफ से कोई अच्छी खबर अब तक आई है जो कि अभी आएगी। लिहाजा इसको तो आप रखिए ना सिटरस पैरेबस में कि ये तो कांस्टेंट रहेगा ही कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने जब काम करवा लिया तो उन्होंने हाथ धो के तो चले जाना है, ये तो अब पक्की बात है। अब आते हैं कि बाइडेन का दौर इतना बुरा था पाकिस्तान के लिए कि ट्रंप जो मर्जी कर ले उससे बुरा आप कर नहीं सकते। वो जाते जाते भी ये जो आपका यानी मिसाइल प्रोग्राम है ना, उस पे भी वो लगा गए हैं कदगन, उसके भी सैंक्शन लगा दिए उन्होंने। लिहाजा उनसे बुरा हो नहीं सकता, लिहाजा अच्छी खबर है। ट्रंप इमदाद नहीं देंगे और पाकिस्तान का उन्होंने ब्रैकेट किया। देखिए जर्मनी, यूरोप उन्होंने बता दिया, यानी रशिया का, यूक्रेन का बता दिया, उन्होंने बता दिया कि किस तरह से चीन के साथ क्या करना है। पाकिस्तान उन मुल्कों में आता है जिसके बारे में कहा जाता है फलां फलां मुल्क। तो फलां फलां मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान शामिल है, तो फलां फलां मुल्कों के लिए यह है कि उनको इमदाद बंद कर दी जाए किसी भी किस्म की, क्योंकि हमने पैसे इकट्ठे करने हैं। अच्छा, फलां फलां मुल्क में चूंकि पाकिस्तान आता है, लिहाजा ये अच्छी खबर है। वो इसलिए कि नो न्यूज इज गुड न्यूज। अच्छा, अब यह कि ट्रंप के अगर चीन के साथ ताल्लुकात बकौल उनके अच्छे हो जाते हैं, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। वो पाकिस्तानी जो कि अमेरिका जाते हैं ख्वाब लेके कि जी वहां पे जाएंगे करेंगे, वो अब सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में रहते हैं इधर ही को काम करेंगे तो ब्रेन ड्रेन कम होगा, पाकिस्तान के लिए अच्छा है। वो जो चले जाते हैं यानी कि वहां पे बच्चे पैदा करेंगे और उनको जो है ना वो अमेरिकी पासपोर्ट मिलेगा, वो अब यहीं पैदा करेंगे, ग्रीन पासपोर्ट की यानी जय जयकार होगी, जो कि अच्छी खबर है। दहशतगर्दों के पीछे है ट्रंप। उसने अपनी इनॉग्रेल स्पीच में कहा इन तमाम दहशतगर्दों को, इन तमाम गुर्दों को जो है मैं सीधा कर दूंगा। पाकिस्तान के हक में जाती है क्योंकि पाकिस्तान उसका शिकार है। हो सकता है अफगानिस्तान को, टीटीपी को, अल ख्वारिज वगैरह, इसका भी बंदोबस्त हो जाए। देखना यह है कि ये जो कम बुरी खबर आई है वाशिंगटन से, ये जो इन्होंने लिया है, ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई है ट्रंप साहब की, पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको कैसे लेता है, उस पर सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी में से जज्बातियत को निकाल दें, इमोशनलिज्म से नहीं चलती पॉलिसी। और दूसरा यह कि माजी की बातें हम नहीं दोहराते और ना ही माजी की बातें हम माजी की जो गलतियां वो करेंगे। नए सिरे से देखिए, मुझे अपने तौर पे ट्रंप के इस दौर में पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है। सही है। राव साहब अभी इमदाद की भी बात की है नजमुल साकिब साहब ने। जब ये सैलाब आया उसके बाद दुनिया ने बहुत से वादे किए थे, अमेरिका भी उनमें शामिल था। जो पाकिस्तान को अंदाजे के मुताबिक इमदाद मिली है वो मेरे ख्याल $80 मिलियन है अभी तक। और एक मौक़िफ़ अमेरिका का बड़ा क्लियर रहा इन कंटेक्स्ट ऑफ चीन। वो ये कहते रहे कि चीन आपको बहुत बुलंद शरह सूद पे कर्ज़े देता है, आप हमारे साथ क्यों नहीं बढ़ते, शरह सूद भी कम है, या हम आपको ग्रांट देते हैं या हम इमदाद देते हैं। तो क्या अभी अमेरिका के पास कोई ऐसा जवाज़ मौजूद है कि वो पाकिस्तान को ग्रांट दे और पाकिस्तान से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हो, या जो नजमुल साकिब साहब बात कर रहे हैं कि कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना ट्रंप के आने का पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात पे? देखिए, बराह रास्त असरात की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ पॉलिटिकल डोमेन में जो एक एक्सपेक्टेशन की जा रही है पीटीआई की तरफ से, वो एक मुझे नज़र आती है। अदरवाइज़ जो बाकी चीज़ें हैं, बिलवास्ता चीज़ें ऐसी हैं कुछ जो हमारे ऊपर काफ़ी असरात मुरतब कर सकती है। वो किस किस्म के असरात होंगे, मैंने पिछली दफ़ा भी एक इंडिकेट किया था, वो है अफ़गानिस्तान के हवाले से और इंडिया के हवाले से। इंडिया के साथ तो उसके बहुत बहुत बेहतरीन मरासिम है। क्या वो इंडिया की वजह से हमें प्रेशराइज़ करेगा कि हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएं? वो एक इशू हो सकता है इंडिया के साथ के नॉर्मलाइज करें रिलेशनशिप। दूसरा, अफ़गानिस्तान की तरफ से जो मामलात हैं वो बड़े मेरे हिसाब से जो डेवलप हो रही है सिचुएशन उसमें बड़े ख़तरनाक हैं। वो इस तरह से कि वो अफ़गानिस्तान से कह रही है असला वापस लेना है हमने, एक ये है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान से जो एम्बेरसिंग विड्रॉल हुआ है उसके जितने भी ज़िम्मेदार हैं उस पर हमने बात करनी है। तीसरी चीज़ ये है, जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी आए हैं वो समझ लें तालिबान के दुश्मन है। ना उनको दोहा अकाउंट पसंद था उनको, ना वो तालिबान को अच्छा समझते हैं। वो कहते हैं तालिबान की हुकूमत बनने का मतलब है अलकायदा मज़ीद मजबूत होगी क्योंकि ये एक ही कुछ है।
ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ 25,000 वो अफगानी मौजूद हैं जो अमेरिका के लिए काम करते रहे, उनको वहाँ से निकाला गया, पाकिस्तान में सेटल किया गया इस शर्त पे कि हम इनको ले जाएंगे। उनके लिए $40 बिलियन आपके यहाँ पाकिस्तान में आता है, वो सुना बंद करने जा रहे हैं वो ट्रंप साहब। तो पाकिस्तान के अंदर जो इनडायरेक्ट में इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, वो 25,000 लोग जो अगर उनको लेके भी नहीं जाते, उनको इमदाद देना भी बंद कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या सूरत हाल होगी। इसी तरह से वो अगर उनके साथ जाते हैं हेड ऑन तालिबान के साथ असला वापस लेने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, और उनके साथ मरासिम ठीक नहीं रखते, तो एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो किस तरह से वहाँ कोऑपरेशंस करेंगे, क्या करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं जी आपने हमारे होस्टेज रखे हुए हैं अमरीकी वहाँ पे, जो आप बताते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके पास होस्टेज मौजूद है, उनको हम वापस लेके जाएंगे। फिर ईरान, पाकिस्तान, अपने जो अफगानियों को हमने वापस भेजा वहाँ पे। उसके बाद जर्मनी भी अभी बहुत से क्रिमिनल्स वो कहते हैं जी है यहाँ पे जो हम वापस भेज रहे हैं अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है, और जो उस वहाँ 800 मिलियन वो तकरीबन दे रहे हैं, रिमिटेंसेस आ रही हैं वहाँ पे, उनकी रिमिटेंसेस कम होंगी, वहाँ पे 40 जो बाकी उनको इमदाद दी जाती है वो बंद होगी, तो वहाँ पे एक अजीब सूरत हाल अफगानिस्तान के अंदर पैदा होगी, स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान पे आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है पहले ही तालिबान कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और जब उन पे प्रेशर आ जाएगा और वो अपना काम भी नहीं चला सकेंगे, तो हमारे लिए इनडायरेक्ट जो ये राव साहब एक तो भारत वो मौजूद है। एक तो जो ये पाकिस्तान का मौका भी रहा है कि जो अफगानिस्तान का छोड़ा हुआ असला है अब वो दहशतगर्दों के हाथ लग गया और वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बहरहाल साकिब बशीर साहब, मैं इस पर भी ऐड ऑन कर दीजिएगा अगर आप कुछ करना चाहें, जो यहाँ बात हुई है एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट की। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन आपसे है वो कल बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है कोर्ट्स के हवाले से। ये जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल का केस है, अब कल इसका फ़ैसला सुबह 9:30 बजे सुनाया जाएगा। फिर इस पे एक इंट्रा कोर्ट अपील पे एक बेंच भी है। अब बाज़ हल्के ये भी कह रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद जो है वो जो तौहीन अदालत का केस है वो बेंच नहीं सुनेगा, कोई और बेंच सुनेगा। तो ये सारा इस वक्त एक मिक्स प्रोग्राम चल रहा है, आपको ये कैसे अनफोल्ड होता नज़र आता है? कल का दिन जो है ना अदालती तारीख में बहुत ही अहमियत का हामिल है। ये आप यूं ही समझें कि जब 26वीं आईनी तरमीम 21 अक्टूबर को मंजूर हुई थी, तो कल 27 जनवरी उसके बाद जो है वो दूसरा दिन होगा जो बहुत अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसका जो हिस्सा तकरीबन वो सारी अदलिया से मुतल्लिक है। और कल जो है वो 3 बड़ी जो है वो अदालतें लगनी हैं। एक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी, उन्होंने फैसला देना है कि एडिशनल रजिस्ट्रार जो हैं नज़र अब्बास, उन्होंने तौहीन अदालत केस था तो उनके हवाले से उन्होंने फैसला देना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो उनके खिलाफ फैसला देते हैं और कहीं जजेस के हवाले से भी कोई लिख देते हैं, ऑब्जर्वेशन दे देते हैं या कोई नोटिस कर देते हैं, तो मेरे ख्याल में एक गैर मामूली सूरत हाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जन्म ले सकती है। और ये सुबह 9:30 बजे ये होगा। फिर उसी केस के खिलाफ जो है वो 1 बजे जो है वो अपील सुनी जानी है। लेकिन 9:30 बजे अगर फैसला आ जाता है तो 1 बजे जो अपील सुनी जानी है वो बज़ाहिर गैर मुअस्सर हो जाएगी, क्योंकि फैसला आ चुका होगा। वो तो इंटरम ऑर्डर के खिलाफ जो है वो अपील हुई थी। लेकिन अगर जजेस को नोटिस हो गए तो वो एक गैर मामूली सिचुएशन होगी। इसी के साथ सुबह 9:30 बजे 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जो है वो सुनी जा रही हैं, और उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में तैयारी भी है। और अब ये देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जो 8 जजेस पर मुश्तमिल है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में, क्या वो सुनेगा या ये मामला जो है वो फुल कोर्ट की तरफ जाएगा, जिसकी जो इस्तदाद जो है वो दरखास्त गुजारों ने की हुई है। जी नजमुल साकिब साहब, ज़रूरी और गैर ज़रूरी सवालात। शुक्रिया फैसल। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी। पहले ज़रूरी सवाल करते हैं। खबर मिली है कि इंसानी स्मगलरों से मिले हुए FIA के 38 अफसरान को फारिग कर दिया गया है। ये जो यूनान कश्ती वगैरह केस, ज़रूरी सवाल ये है कि इन अफसरान और दीगर से पैसे वापस लेकर वरासा तक भी पहुंचाए जाएंगे कि सिर्फ कागजी कार्रवाइयां ही हो रही हैं। आज का गैर ज़रूरी सवाल, 26वीं तरमीम के वक्त मौलाना फजलुर रहमान सब की आंख का तारा थे, लेकिन मुज़ाकरात में वो हमें कहीं नजर नहीं आए। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि अगली मर्तबा दूसरों को मौलाना की ज़रूरत पड़ी
तो क्या मौलाना साहब उनको लिफ्ट कराएंगे कि नहीं कराएंगे? जी ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।